सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। और दोस्तों, चैप्टर सेकंड किंग्स फार्मर एंड द टाउन पार्ट 5 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आई होप सभी लोगों ने जितने सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं सेशन 2022 के हिसाब से 11th और 12th की हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और साथ में इकोनॉमिक और फाइन आर्ट और सोशलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ऐड होंगे आप सभी के लिए इस ईयर से। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये जो सीरीज़ चलती हैं इनको शुरू से देखने की ज़रूर कोशिश करिएगा। शुरू से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि चैप्टर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। चैप्टर के रिगार्डिंग में पीडीएफ फाइल आप सभी लोगों के लिए डाउनलोड में अवेलेबल रहती है हमेशा, तो उसे जाइए डाउनलोड करिए ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, आप हमारे साथ उन सभी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि चैप्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर था कि हमने लंबे समय तक 2 ही डायनेस्टी चैप्टर के अंदर कवर करी है। मतलब एक डायनेस्टी हमने ये कवर करने की कोशिश करी थी जो आपको ये दिखाने की कोशिश करती थी कब। एक थी हमारी 0 से 600 साल के बीच में, इधर के टाइम पीरियड में, BCE, ये वाला टाइम पीरियड। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो हमारा 300 से 314 से 200 समथिंग 25 तक, ये जो टाइम पीरियड था दोस्तों, ये था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जिसने अखंड भारत का निर्माण करा और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज करा। इनके ख़त्म होने के बाद शाक आए, सातवाहन आए, शुक आए, कंवड़ आए, बहुत सारी डायनेस्टियाँ इसके बीच में आती रही। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुषाण वंशों के ख़त्म होने के बाद एक ऐसा एम्पायर बिल्ड हुआ जो सेम हूबहू 600 AD से पहले, यानी कि लगभग इधर का जो टाइम पीरियड था 350 से लेके आगे का टाइम पीरियड 315 भी कहीं कहीं बोला जाता है, इसके टाइम पीरियड पे गुप्ता एम्पायर हमें देखने को मिला। मतलब एक डायनेस्टी जो ऑफ कोर्स मौर्य डायनेस्टी थी, जो लंबे समय तक हमें साम्राज्य में चलते हुए देखने को मिली, मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद एक साम्राज्य हमें मिला गुप्ता साम्राज्य। मतलब 2 ही डायनेस्टी, जिन डायनेस्टियों के बीच में आप डिफरेंट देख सकते हैं, इन डायनेस्टियों के बीच में डिफरेंट लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का है। लेकिन इन डायनेस्टी के बारे में हमें काफ़ी लंबे सबूत मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा सबूत मिलते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि यही डायनेस्टियाँ ऐसी थी जिनके कालक्रम के टाइम पीरियड पे बिजनेस भी बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी बड़ा था, कला भी बड़ी थी, उद्योग भी बड़ा था, बहुत कुछ सारी चीज़ें बदलाव में हमें देखने को मिली थी। तो इसी सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं वीडियो के लेक्चर सीरीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ। नए शहरों का निर्माण होना, जैसे जैसे हमें पता था कि गुप्ता आए थे और हमें ये भी पता था कि मौर्याज आए थे, उन्होंने अपनी डायनेस्टी को ज़्यादातर मगध के आसपास सिचुएटेड रखा और अखंड भारत का निर्माण मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड पे हुआ था। तो उन्होंने बहुत ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी बनाए जिससे नए शहरों का निर्माण हमें देखने को मिला। लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि चाहे गुप्ताज हो और चाहे मौर्यन साम्राज्य के लोग हो, उन सभी डायनेस्टियों में नए नए शहरों का निर्माण तो हो ही रहा था। नए नए सेंटर्स बन रहे थे, अर्बन सेंटर्स, मतलब जो इलाके शहरी थे अब वो जो इलाके ग्रामीण थे वो इलाके अर्बन होते जा रहे हैं। और ये वो इलाके थे जो ऑफ कोर्स दूसरे इलाकों से 6th सेंचुरी BCE यानी कि 600 BCE के टाइम पीरियड से पहले कनेक्ट थे दूसरे और देशों से, मतलब दूसरे और कॉन्टिनेंट के इलाकों से। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र इसीलिए एक नया सेंटर बना क्योंकि हमें पता है वो नदियों के मार्ग से जुड़ा हुआ था, और साथ में वो कहीं ना कहीं हमें ये भी अच्छी तरीके से पता है कि गुप्ताज और मौर्यास की राजधानी जो थी मेन पाटलिपुत्र में रही थी। उसके बाद उज्जैनी हमें पता है कि गुप्ताज के टाइम पीरियड पे राजधानी बदली थी, उज्जैनी हुई थी। और अगर हम पाटलिपुत्र को देखें तो उज्जैन जो है ऑफकोर्स हमारा मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। वहाँ के इलाकों से लैंड रोड, ज़मीन के इलाकों से कनेक्ट होने वाला ये इलाका हमें देखने को मिलता है। फुआर अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा, जो हमें तमिलनाडु मद्रास के आसपास यानी कि कोस्टल लाइन के पास बसा हुआ शहर। बहुत सोच समझ के इसको बसाया गया था ताकि अगर जहाज़ों से कोई सामान आ रहा है तो इन कोस्टल लाइन से सामान को राज्यों के अंदर, चाहे नदियों के माध्यम से चाहे ज़मीनों के माध्यम से, दूसरे इलाकों में पहुंचाया जा सके। मथुरा दोस्तों, ये मैं कह सकता हूँ कमर्शियल, कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस था। कुषाण जब आए थे तो उन्होंने
कनिष्क साम्राज्य के टाइम पीरियड में जो कनिष्क कुषाणों का सबसे महान राजा माना जाता है, उन्होंने क्या कहते हैं कलाकृतियाँ, मूर्ति बनाने का स्ट्रक्चर, स्टाइल, वो सब दोस्तों उन्होंने क्या कहते हैं मथुरा के अंदर स्टैब्लिश करी थी। तो आज का लखनऊ, मथुरा, बिहार, उसके बाद आपका क्या कहते हैं पूरा यूपी, पंजाब, हरियाणा, इधर के इलाके कुषाणों के अंडर में आए थे। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गुप्तास के अंडर में भी वो इलाके डेवलप हुए थे। इसीलिए मथुरा जो है दोस्तों आज भी कल्चर के लिए, ब्रजवासी लोगों के लिए बहुत फेमस है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे चाहे गुप्ताज ले लो और चाहे मौर्याज ले लो, उनके टाइम पीरियड पे भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी, कल्चर एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ऑफकोर्स होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप पाटलिपुत्र के नियर बाय में ही उसको देख सकते हैं ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऑफकोर्स गुप्ता थे, मौर्यस थे, तो उन्होंने उधर के इलाके तो डेवलप करे ही होंगे, क्योंकि लैंड रूट से भी कनेक्ट होता था और सी रूट रिवर से भी कनेक्ट हमें होता हुआ दिखाई देता। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर सिर्फ यही इलाके दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ और इलाके भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तक्षशिला था, गुजरात था, उड़ीसा था, जिसके बारे में आपको एग्जामिनर या एनसीईआरटी को अपडेट देनी चाहिए या बताना चाहिए। लेकिन मे भी शायद से वो आपको इतना इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आप लोग 12th का अपना बेस बना सके, 12th के बेस को अच्छा कर सके, इसीलिए आपको इतना ही समझाया जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे अर्बन सोसाइटीज़ बढ़ रही थी, शहरी क्षेत्र बढ़ रहे थे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मिले जुले टाइप के लोग रहते होंगे। अब देखो, आप अपने ही इलाके में आसपास लोगों को देख लो, क्या एक ही कैटेगरी के लोग काम करने वाले हैं? क्या सारे ही लोग क्या कहते हैं, मैं कहूँ टीचर हैं? क्या सारे ही लोग डॉक्टर हैं? नहीं, अर्बन पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कारपेंटर, स्क्राइब, वीवर्स, पॉटर, गोल्डस्मिथ, बैक्समिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस, टीचर्स, मर्चेंट, किंग, सारे लोग हमें अर्बन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सभी लोगों में से एक वर्ग अलग था जिसे हम गिल्ड्स बोलते हैं दोस्तों। गिल्ड्स का मतलब होता है श्रेणी। दोस्तों ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे जो मैं कह सकता हूँ व्यापार के नियमों को तय करने के लिए इनको बनाया जाता था। अब ये आर्टिशंस भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। अगर कोई भी बंदा व्यापार करता है इन लोगों से, तो इनको बिजनेस के नियम तय करना, आज तो हम WTO तय कर लेता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार करती है तो वो कंट्री किस तरीके से व्यापार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। लेकिन उस टाइम पीरियड पे गिल्ड्स एक श्रेणी होती थी जो ऑफकोर्स रेगुलेट करती थी मार्केट को, प्रोडक्शन को, कितने में सामान कैसे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नियम कानून पद्धतियाँ होनी चाहिए। अगर एक राज्य किसी को सामान बेच रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, कैसे बेचेगा, रॉ मटेरियल बेच रहा है तो कितने बेचेगा, कैसे बेचेगा, और ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब क्योंकि हमें पता था कि ज़मीनें जो थी ब्राह्मण इंस्टीट्यूशंस के लिए दान करी जाती थी, और इसके हमें सबूत अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से मिलते थे। इसके बारे में बस हमें इतना जानना है कि लोगों को ज़मीन इसलिए दान दी जाती थी ताकि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं लोग अपनी ज़मीनों को फर्टिलाइज कर सके, राजा अपने डोमिनेंस को दिखा सके। इसके हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिले, संकल्पित लेख, शिलालेख। इसका वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक सबूत की तरह। जैसे आज की डेट में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं किसी को कुछ देते समय, किसी से कुछ लेते समय, तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते थे। ट्रेड द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि मौर्यास के टाइम पीरियड पे और गुप्तास के टाइम पीरियड पे ही हमें ट्रेड देखने को नहीं मिला। अगर हम आज से 2500 साल या 5000 साल पीछे आज से जाएं तो हमें इतना भी अच्छी तरीके से पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं अफ्रीका, एशिया और सदर्न साउथ एशिया और चाइना के इलाकों से भी हमें रिलेशन देखने को मिला। ट्रेडर्स में हमें पता है पैदल यात्री होते थे, सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे, और ये इन सक्सेसफुल मर्चेंट को हम सेठीज और अलग अलग नामों से इनको पुकारते हैं साउथ के अंदर। ये याद रखिएगा, पेपर में इसे नोट डाउन करने वाली चीज़ है आपके लिए कि ये पेपर में पूछा जाता है कि सेठी वर्ड क्या है। क्यूट का भी एग्जाम चल रहा है बच्चों का, तो मे भी शायद से वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, हमें पता है कि बहुत से लोग अपने बुलक कार्ट्स को लेके और अपने घोड़ों को लेके, बैलों को लेके व्यापार करने आते थे। तो 3 टाइप के हमें मर्चेंट देखने को मिलते थे। अब देखिए, ट्रेडर्स जो थे, ऑफकोर्स जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो हमें इतना पता था कि इनके रिलेशन जब मेसोपोटामिया से हो सकते हैं, तो हमारे रिलेशन चाइना से, अफ्रीका से, साउथ ईस्ट नेशन से, श्रीलंका से क्यों नहीं होते होंगे? ऑफकोर्स होते होंगे, है ना। इसका सबूत हमें कई जगहों पे मिला है। इसका सबूत हमें ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं रोम साम्राज्य के लोग हमसे मसाला लेके जाते थे। तो रोम साम्राज्य का एक राजा, मुझे आज भी याद आ रहा है, राजा करो, लेखक याद आ रहा है, प्लिनी उनका करके नाम है, प्लिनी।
प्लिनी ने अपनी बुक के अंदर ये लिखने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से रोमन एम्पायर जो है अपना गोल्ड, अगर आपको पता हो क्लास 11th में हमने सोलिडियस कॉइन के बारे में पढ़ा था। सोलिडियस कॉइन जो था, सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के, वो उस टाइम पीरियड पे ट्रेड किया करता था गुप्ता के लोगों से। गुप्ता के लोग उनको मसाले बेचा करते थे, सिल्क बेचा करते थे, रेशम बेचा करते थे, और वो बदले में क्या कहते हैं, सोना दिया करते थे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि गुप्ता के खजाने भरते चले गए थे सोने से। और प्लिनी जो रोमन एम्पायर के अंदर एक लेखक था, वो ये लिखा करता था किस तरीके से इंडिया ने, भारत ने हमें मसाले बेच के हमें लूट लिया। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। भारत के अंदर मसाले, मोती, हाथी दांत, रेशम कपड़ा, औषधि पौधे, इन सब का निर्यात दूसरी कंट्री के होते हुए और दूसरी कंट्री में हमने देखा था। जब हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे हमारा अफगानिस्तान के लोगों से व्यापार होता था, तो अभी क्यों नहीं हो सकता? अभी भी हो सकता है ना। अब क्योंकि अब सिक्के मिले हमें व्यापार के लिए, तो मैं कह सकता हूँ एक्सचेंज फैसिलिटी के लिए कॉइन की सुविधा तो वैसे भी आ चुकी थी। लेकिन सबसे पहले अगर हमें छवियों वाले सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, वो इंडो ग्रीक के लोग थे। इंडो ग्रीक शाक लोग जो इंडिया के अंदर आए थे, वो लोग थे। सबसे पहले सोने के सिक्के बनाने वाले कुषाण थे। याद रखिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्ड कॉइन अगर किसी ने बनाए थे तो वो कौन थे दोस्तों? वो प्योर गोल्ड कॉइन बनाने वाले कुषाण थे। सबसे पहले भारत में कुषाण थे। बाहर के लोग जो थे वो इंडो ग्रीक थे, शाक लोग थे। लेकिन इंडिया में शुद्ध सोने के सिक्के बनाने वाले कुषाण थे। सोने के सिक्के बनाने के बाद कुषाणों का पतन हो गया और गुप्ता साम्राज्य आ गया। गुप्ता साम्राज्य के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले। याद रखिएगा, एक आने में और चलने में बहुत अंतर है। प्योर कॉइन ये लेके आए, लेकिन गुप्ता के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा चले। हाँ, गुप्ता के टाइम पीरियड में मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्ड कॉइन में थोड़ी बहुत मिलावट होने लग गई। बाकी दूसरे और साम्राज्य भी थे जिन्होंने क्या कहते हैं, सोने के कॉइन्स को रखा। सोने के कॉइन्स को रखने के लिए हमें साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह मिलती है, इन्हें हेरोइड बोलते हैं। एक ऐसा मटके सा होता है जिसमें लोग आपने गुल्लक देखा होगा, गुल्लक में लोग अपने पैसे को स्टोर करके रखते हैं, तो इसको वो बोलते हैं। अब दूसरा ये कि पंजाब हरियाणा के अंदर यदोया साम्राज्य भी था जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे सिक्के चलाए थे। ऐसे तो वैसे बहुत सारे एम्पायर थे। सातवाहनों ने सोने के सिक्के न चलाते हुए कांच के सिक्के चलाए थे, तो गोल्ड नहीं बचा था, तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे रीज़न है। अच्छा, तो एक और चीज़ हमें जो पता है, हमें इतना पता है कि गुप्ता साम्राज्य के टाइम पीरियड पे हमें पता है कि समुद्रगुप्त ने अपने आप को वीणा बजाते हुए, क्योंकि संगीत प्रेमी माने जाते थे वो, अपने आप को वीणा बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया था। क्योंकि वो अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत बड़े भारत के नेपोलियन समझते थे, तो उन्होंने अपने आप को सिक्कों पे दिखाने की कोशिश करी। और ये सोने के सिक्के जो थे दोस्तों, गुप्तास के टाइम पीरियड पे जारी हुए थे, यानी कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे जारी हुए थे, और लंबी दूरी इन्होंने तय करी थी। इससे ये समझ में आता है कि गुप्ता के लोग बाहर के कितने देश में कितने लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, जिसका जीता जागता सबूत हमें पता है। अब क्योंकि गोल्ड कॉइन एक्सचेंज होते थे, तो हमें इतना पता है कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे ये गोल्ड कॉइन खत्म होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि देखो, जितनी बड़ी सेना होगी उतने बड़े लोगों को पैसा देना पड़ेगा, और अगर हम गोल्ड में किसी को पैसा देते हैं, कोई सैलरी देते हैं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएगा ना। इसीलिए धीरे धीरे करके इनका सिक्का, सोने का सिक्का भी खत्म होने लग गया। इवन कहा जाता है कि रोमन एम्पायर से इनके मसालों के बिजनेस खत्म होने लग गए थे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री के दूसरे आसपास के इलाकों में भी मसाले पैदा होने लग गए थे इसी वजह से। अब दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन खत्म हो गया, डिस्टेंस मतलब ट्रेड का, तो इसकी वजह से भी सोने सिक्के कम पड़ गए। और हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर के अंदर जो बिजनेस आता था, वो पूरी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज जो होती थी वो खत्म हो गई बाहर देशों से। और गुप्ता साम्राज्य के पतन होने का, डिक्लाइन होने का एक कारण हम ये भी बोल सकते हैं। दूसरा, लास्ट में अगर हम बात करें ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि की दोस्तों, तो जेम्स प्रिंसेप इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि दोनों को ढूंढ के दिखाया, पढ़ के दिखाया। एंड हमें पता था कि इंडो ग्रीक के लोग जो थे वो खरोष्ठी लिपि में लिखा करते थे, हमें बहुत बाद में पता चला। उनके सिक्कों के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती थी, उससे हमें आइडिया लग पाया कि हाँ, ये कुछ चीज़ लिखा करते थे। ब्राह्मणी लिपि उस टाइम पीरियड पे, अशोक के टाइम पीरियड पे इस्तेमाल होती थी। तो दोनों के चीज़ों में हमें समझ में आया अंतर क्या है, क्योंकि अशोक ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे पिलर्स बनाए थे, स्तूपास बनाए थे, तो उससे हमें ये आइडिया लग पाया कि हाँ, अशोक ब्राह्मणी लिपि के अंदर कोई चीज़ लिखा करता होगा। लेकिन इंडो ग्रीक के लोग जो खरोष्ठी लिपि में लिखते
लिखते थे उनके सिक्कों पे कुछ ना कुछ हमें लिखा हुआ दिखाई दिया। तो फर्स्ट पर्सन जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को डिकोड करके दिखाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप इस पे ज़रूर फोकस करिएगा कि जेम्स प्रिंसेप ने कब इसको करके दिखाया। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कब कब भी आ सकता है ना। अब कैसे पता चला उन्हें भाई? उनको ऑफकोर्स ग्रीक के कॉइन से पता चला कि वो ऑफकोर्स खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखते थे। इन दोनों के अंदर यूरोपीय विद्वान ने दोनों स्क्रिप्ट में अक्षर की तुलना की। उदाहरण के लिए ए के लिए प्रतीक अपोलोडोटस जैसे नामक लिखने के लिए दोनों स्क्रिप्ट में पाया गया। मतलब मेन बात है उन्हें डिफरेंस कैसे पता चला। रोम कंट्री के अंदर एक भगवान, एक देवता होते थे अपोलोडोटस, उसमें ए जो लिखा जाता था, आ जो लिखा जाता था, वो और दोनों दूसरी भाषा के अंदर ब्राह्मणी लिपि के अंदर दोनों स्क्रिप्ट में अंतर देखने को मिला था। तो इससे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ये इन दोनों की भाषा अलग है। जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मणी लिपि लगती थी कि शायद से देवनागरी लिपि ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जब धीरे धीरे पता चला तो उन्हें ये पता चला कि देवनागरी लिपि से भी बहुत पुरानी स्टाइली ब्राह्मणी लिपि लिखी गई है। और इसकी लैंग्वेज और ये सब दोस्तों, इसको ढूंढने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को एविडेंस ढूंढने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। चलो, हमें तो जेम्स प्रिंसेप ने बता दिया कि वो ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि में लिखते थे, लेकिन कोई इतिहास करता अगर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे जो चीज़ें लिखी हुई है, अब उसके बारे में अगर स्टडी करना चाहता होगा तो कैसे स्टडी करेगा, है ना। तो हिस्टोरियंस को ढूंढने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस पे कुछ चीज़ें लिखी थी, जैसे देवम प्रियम यानी कि बिलव्ड ऑफ गॉड, उसके बाद प्रियदर्शी यानी कि पीजेंट टू बिहोल्ड, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। ये जेम्स प्रिंसेप ने अपनी उसमें दिखाया था। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मणी लिपि के अंदर अशोका के टाइम पीरियड पे चीज़ें होती थी, तो वो अपने आप को देवम प्रियम यानी कि देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी कि देखने में सुख में होना, आंखों को अच्छा लगना, ये ऐसा कुछ अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। हिस्टोरियंस के लिए लिमिटेशंस चीज़ों को पढ़ना इसलिए हो जाता था क्योंकि एक तो क्या कहते हैं, वो धुंधले होते थे, समय के साथ ख़त्म हो जाते थे, लेटर मिस होते थे, कभी कभार हर वर्ड का सही मीनिंग नहीं मिल पाता था, और साथ में ये कंप्लीट आइडिया नहीं दे पाते थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को। इसीलिए किसी भी इतिहास को क्रिएट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए इंस्क्रिप्शंस के कुछ लिमिटेशंस है जो हिस्टोरियंस काफ़ी कुछ चीज़ें तो अंदाज़ा लगा के करते हैं, है ना। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए, ज़रूर जाके डाउनलोड करिएगा। वीडियो कैसी लगी है अपनी प्रतिक्रिया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों के साथ जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।